नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का विषय जो है इतिहास है और जिस प्रकरण यानी जिस टॉपिक पर लेसन प्लान बनाना है वह है दिल्ली के सुल्तान। यह क्लास 7 से संबंधित है। सामाजिक विज्ञान पुस्तक के अंतर्गत इस चैप्टर को देख सकते हैं जो कि कक्षा 7 से संबंधित है। पुस्तक का नाम है हमारे अतीत, जो कि हिस्ट्री के अंतर्गत ये पुस्तक आता है, जो कि क्लास 7 से संबंधित है। अगर और भी लेसन प्लान की वीडियोज आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए वहां पर मिल जाएगा। तो आइए आज का टॉपिक देखते हैं। लेसन प्लान यानी पाठ योजना जब भी आप बनाना स्टार्ट करें, अपने रजिस्टर के लेफ्ट पेज से इसकी शुरुआत करें। सबसे पहले लिखिए विद्यालय का नाम, यानी कि जिस विद्यालय में आपको पढ़ाने के लिए जाना है। फिर अपना नाम लिखेंगे, फिर आपका क्रमांक यानी रोल नंबर क्या है वो लिखेंगे। विषय यहाँ पर हो जाएगा इतिहास। प्रकरण यानी जिस टॉपिक पर लेसन प्लान बनाना है वह हो जाएगा यहाँ पर दिल्ली के सुल्तान। किस क्लास से संबंधित है? तो 7 क्लास से संबंधित है। कितने समय तक आपको पढ़ाना है? तो जो क्लासेस होती हैं वो 35 या 40 मिनट की होती है। तो वहाँ पर जैसे कि यहाँ पर 40 मिनट है। किस घंटे में आपको पढ़ाने के लिए मिला है वो लिखेंगे। डेट क्या है और आपका सत्र कौन सा चल रहा है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत हम 5 पॉइंट को लिखेंगे जो कि हमारा विषय से संबंधित होता है। विषय है इतिहास। इसके उद्देश्य क्या है? जैसे कि पहला नंबर देखेंगे, छात्रों में इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा नंबर है छात्रों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा नंबर है छात्रों में सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करना। चौथा नंबर है छात्रों में कल्पना व चिंतन शक्ति का विकास करना। और 5वां नंबर है छात्रों को मानव समाज के विकास से अवगत कराना। सामान्य उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है, जो कि इसमें हम यहाँ पर प्रकरण से संबंधित पॉइंट को लिखेंगे। मतलब कि इसके उद्देश्य क्या है? जैसे कि प्रकरण है दिल्ली के सुल्तान, तो इसके उद्देश्य क्या है हम यहाँ पर 5 पॉइंट देखेंगे। पहला नंबर है छात्र दिल्ली के सुल्तान के बारे में जान व समझ सकेंगे। दूसरा नंबर है छात्र दिल्ली के सुल्तान के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा नंबर है छात्र दिल्ली के सुल्तान व उनके साम्राज्य के प्रशासन के विषय से अवगत हो सकेंगे। चौथा नंबर है छात्र दिल्ली के सुल्तान से संबंधित विषय को चार्ट पेपर द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। और 5वां नंबर है छात्रों में दिल्ली के सुल्तान के विषय से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। अब हम आएंगे राइट पेज में, जो कि लिखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री। मतलब कि पढ़ाने के समय किन किन सामग्री का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा चौक, डस्टर, चार्ट, पॉइंटर, श्यामपट्ट और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। पूर्व ज्ञान में हो जाएगा कि छात्र जो हैं दिल्ली के सुल्तान के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि थोड़ी बहुत जानकारी उनको पहले से है। वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा छात्र अध्यापक या अध्यापिका जो है अपनी सुविधा के अनुसार वर्गों को व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद प्रस्तावना का पॉइंट आता है, जिसमें 2 कॉलम यहाँ पर बनेगा। एक छात्र अध्यापक या अध्यापिका कथन और दूसरा छात्र संभावित उत्तर। इसमें प्रश्न की संख्या आप 4 या 5 रख सकते हैं और लास्ट प्रश्न में टॉपिक निकल कर आना चाहिए जिस टॉपिक को आप पढ़ाने वाले हैं। तो ये प्रश्न जो है छात्र अध्यापक या अध्यापिका जो हैं वो बच्चों से क्लासरूम में करती हैं और जो आंसर बच्चे देते हैं उसी से अगले प्रश्न का निर्माण किया जाता है। यानी कि प्रश्न और उत्तर जो हैं दोनों एक दूसरे से यहाँ पर संबंधित हैं। तो पहला प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से कि छात्रों हम लोग किस देश में रहते हैं। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है भारत देश में। दूसरा प्रश्न है, जैसे कि आंसर आया भारत, तो दूसरा प्रश्न है भारत की राजधानी कहाँ है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है दिल्ली में। तीसरा प्रश्न है दिल्ली में 1206 से 1526 ईस्वी तक किसका शासन रहा। तो दिल्ली सल्तनत का शासन रहा। चौथा प्रश्न है दिल्ली सल्तनत में किन 5 वंशों का शासन था। 1206 से 1526 के बीच किस 5 वंशों का शासन था जो कि दिल्ली सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। तो गुलाम वंश जैसे कि 1206 से 1290 तक रहा।
खिलजी वंश 1290 से 1320 तक रहा। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक रहा। सैयद वंश 1414 से 1451 तक रहा। लोधी वंश 1451 से 1526 तक रहा। उसके बाद हम देखेंगे पांचवा प्रश्न जो है, इन वंश के शासकों को किस नाम से जाना जाता है? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है दिल्ली के सुल्तान। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टॉपिक हमारा निकल कर आ गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा छात्र अध्यापिका कथन में दिल्ली के सुल्तान, और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा आज हम लोग दिल्ली के सुल्तान के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगले पेज में आएंगे जो कि प्रस्तुतिकरण के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत हम 4 कॉलम बनाएंगे। एक है शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु में क्या करना है कि चैप्टर से संबंधित पॉइंट को उठाना है। जिस पॉइंट को आप बच्चे के सामने एक्सप्लेन करेंगे क्लासरूम में, तो उस पॉइंट को जब एक्सप्लेन करेंगे तो उस एक्सप्लेन को दूसरे कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता। तीसरा कॉलम रहेगा आपका छात्र क्रियाशीलन, छात्र क्रियाशीलन, और उसके बाद चौथा कॉलम है श्यामपट्ट कार्य। छात्र क्रियाशीलन में छात्रों का व्यवहार किस तरह का रहेगा, क्लासरूम में किस प्रकार उत्तर देंगे, उसको यहाँ पर तैयार करेंगे, लिखेंगे। और श्यामपट्ट कार्य में यानी कि ब्लैक बोर्ड वर्क, बच्चों को समझाने के लिए जिस तरह से आप ब्लैक बोर्ड यूज करते हो उसी तरह से यहाँ पर लिखना है। आप चाहें तो ब्लैक चार्ट पेपर यूज कर सकते हैं चौथे कॉलम में। तो आइए हम शिक्षण बिंदु में पॉइंट को देखते हैं। पहला पॉइंट, इसके अंतर्गत 4 पॉइंट है, जैसे कि इस पेज में 2 पॉइंट को देखेंगे और अगले पेज में 2 पॉइंट को देखेंगे। उसके बाद हम मूल्यांकन करते हैं। तो जैसे है दिल्ली सल्तनत की स्थापना। दिल्ली एक महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में बना। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहान, जिन्हें चाहमान नाम से जाना जाता था, ने परास्त किया। तोमरों को अजमेर के चौहान ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। इस शहर में बहुत सारे समृद्धिशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफी प्रचलन में था। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। अब इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका एक्सप्लेन के बाद कि 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को किसने परास्त किया था? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है अजमेर के चौहानों ने। छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि छात्र जो हैं ध्यानपूर्वक कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। श्यामपट्ट कार्य में देख सकते हैं दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है 13वीं सदी के आरंभ में हुई थी। अब दूसरा शिक्षण बिंदु देखेंगे हम यहाँ पर। दिल्ली के सुल्तान के बारे में जानकारी कैसे मिली उस चीज को देखेंगे। अभिलेख, सिक्के और स्थापत्य यानी कि भवन निर्माण कला के माध्यम से दिल्ली सल्तनत के बारे में काफी जानकारी मिलती है, और अन्य जानकारी भी त्वारिख यानी इतिहास से मिलती है, जिसे इसमें इतिहास लिखा जाता था, जिसे त्वारिख के नाम से जाना जाता है। त्वारिख के लेखक, प्रशासक, कवि और दरबारी जैसे शिक्षित व्यक्ति होते थे। जो लेखक थे वो प्रशासक, कवि और दरबारी जैसे शिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटना का वर्णन करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे, मतलब कि दिया करते थे। त्वारिख के जो लेखक थे नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे, और ये लोग गांव में शायद ही कभी कभार रहते थे। इसी से संबंधित प्रश्न करते हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से कि त्वारिख के लेखक विशेषकर कहाँ रहते थे? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है नगरों में, विशेषकर दिल्ली में, क्योंकि ये गांव में कभी कभार रहते थे शायद से। तो यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य में देख सकते हैं दिल्ली के सुल्तान के बारे में जानकारी। तो इन सुल्तानों की जो जानकारी है अभिलेख, सिक्के और स्थापत्य कला आदि से मिलती है। अब उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे। अगले पेज में तीसरा शिक्षण बिंदु देखेंगे।
तीसरा शिक्षण बिंदु जो है हमारा वो है दिल्ली सल्तनत के प्रशासन। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंत और जमींदार के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। गुलाम को फारसी में बंदगां कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। गुलामों को क्या किया जाता था? खरीदा जाता था, जो कि सैनिक सेवा से संबंधित ये कार्य करते थे और साथ ही इन्हें राज्य के कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक पद भी दिए जाते थे गुलामों को। उस समय के विद्वानों का कहना था कि सुल्तानों के लिए योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता था। गुलाम और आश्रित अपने मालिक और संरक्षक के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारी के प्रति नहीं। अब इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से कि गुलाम को फारसी में क्या कहा जाता था, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है बंदगां। इस छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि कक्षा में जो छात्र हैं अनुशासन को बनाए रखेंगे। श्याम पटकार में देख सकते हैं दिल्ली सल्तनत की जो प्रशासन है उसमें देखेंगे सामंत और जमींदार के स्थान पर गुलामों को सूबेदार नियुक्त किया जाता था। इन गुलामों को सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था तथा राज्य के महत्वपूर्ण पद भी दिए जाते थे। अब चौथा शिक्षण बिंदु हम देखेंगे इक्ता व्यवस्था। खिलजी और तुगलक शासकों ने सेना नायक को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किए थे। ये इलाका इक्ता कहलाता था और इन इलाके के संभालने वाले अधिकारी जो थे वो इक्तेदार या मुक्ति कहे जाते थे, मुक्ति कहलाते थे या इक्तेदार कहलाते थे। इनका कार्य अपने इलाके में सैन्य अभियान का नेतृत्व करना और कानून व्यवस्था को बनाए रखना होता था। अपने सैनिक सेवा के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाके से राजस्व की वसूली किया करते थे। जैसे कि इनका कार्य सैनिक सेवा देना होता था तो इन्हें वेतन भी चाहिए होता था, तो वेतन के लिए क्या करते थे? जो इक्तेदार या मुक्ति थे वेतन के लिए क्या करते थे? अपने इलाके से राजस्व की वसूली करते थे, वही उनका वेतन होता था। इक्तेदार या मुक्ति यानी कि दोनों एक ही हैं, द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा क्या किया जाता था? लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, जो कि इक्तेदार जो एकत्रित करते थे राजस्व, उनका हिसाब किताब ये करते थे लेखा अधिकारी। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति जो है राज द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे, जो कि इनके निरीक्षण कार्य के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किया जाता था। अब इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका, जो कि बोधात्मक प्रश्न के नाम से जाना जाता है। इक्तेदार यानी मुक्ति का क्या कार्य था? तो मुक्ति का कार्य था अपने इलाके में सैन्य अभियान का नेतृत्व करना और कानून व्यवस्था को बनाए रखना। यहाँ पर श्याम पटकार में देख सकते हैं इक्ता व्यवस्था। इक्तेदार या मुक्ति का कार्य अपने इलाके में सैन्य अभियान का नेतृत्व करना और कानून व्यवस्था को बनाए रखना होता था। इक्तेदार अपने सैनिक सेवा के बदले वेतन के रूप में अपने इलाके से राजस्व की वसूली करते थे, यानी कि जो इनको वेतन चाहिए था तो वेतन के रूप में क्या करते थे? राजस्व की, अपने इलाके से ही राजस्व की वसूली करते थे। अब इसके बाद अगले पेज में आएंगे, यानी मूल्यांकन करेंगे। यानी कि जो चैप्टर से टॉपिक को आप पढ़ाए हैं उसी से संबंधित प्रश्न करना है बच्चों से मूल्यांकन में। प्रश्न की संख्या आप 4 या 5 रख सकते हैं और बच्चे जिस तरह से उत्तर देंगे तो आप समझ सकते हैं कि जो भी टॉपिक उनको पढ़ाया गया है वो उनको समझ में आया है कि नहीं। तो प्रश्न है दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? दूसरा प्रश्न है दिल्ली सल्तनत में किन 5 वंशों का शासन रहा, जो कि हम 1206 से 1526 के बीच देखते हैं। तीसरा प्रश्न है दिल्ली के सुल्तान के बारे में जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं।
और चौथा प्रश्न है गुलामों को किस लिए खरीदा जाता था, और पांचवा प्रश्न है एकता व्यवस्था क्या है। अब उसके बाद हम देखेंगे पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति में क्या करना है कि जो चीज़ आप पढ़ाए हैं जिस चैप्टर को, उसको काफ़ी छोटे क्रम में बच्चों के सामने प्रस्तुत कर देना है, ताकि जो भी टॉपिक है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। पहला पॉइंट है, इसके अंतर्गत 3-4 पॉइंट लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट है 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, और दिल्ली सल्तनत में गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी इन 5 वंशों का शासन रहा, जो कि हम 1206 से 1526 के बीच देखते हैं। तीसरा पॉइंट है दिल्ली सल्तनत काल में गुलामों को सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था तथा कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्य भी इन्हें दिया जाता था गुलामों को। चौथा पॉइंट है इलाकों को संभालने वाले अधिकारी इक्तेदार या मुफ्ती कहे जाते थे। इनका कार्य अपने इलाकों में सैन्य अभियान का नेतृत्व करना और कानून व्यवस्था को बनाए रखना होता था। उसके बाद हम आएंगे गृह कार्य। गृह कार्य यानी होमवर्क। होमवर्क में आप 2-3 प्रश्न बच्चों को दे सकते हैं, और प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि बच्चे उसको आसानी से कर सकें घर पर। पहला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का वर्णन करें। दूसरा प्रश्न है एकता व्यवस्था का वर्णन करें। तो जो लेसन प्लान यानी पाठ योजना है यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियोज यानी अगले लेसन प्लान के साथ। अभी सारा लेसन प्लान क्लास 7 से संबंधित चल रहा है, जो कि हमारे अतीत पुस्तक के अंतर्गत ये सारा लेसन प्लान है, जो कि हिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।